हेलो बच्चों, आज आप सबका स्वागत है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में मैंने आपका बेस फाउंडेशन बना दिया था। अब फाउंडेशन तो बना दिया था, अब उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये होगा, आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी 2 मेथड होते हैं इसके, वो आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम एक और मेथड बचता है सिंप्लेक्स मेथड, वो कवर करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्यूशन उसके बैक साइड में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर हम कितने मेथड पढ़ने वाले हैं? टेक्निकली तो 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, बट इसके आज के लेक्चर के हम 2 ही मेथड पढ़ रहे हैं। वो एक सेपरेट वीडियो आएगा उसका। तो अभी के लिए आप 2 मेथड लिख लो। फर्स्ट है आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड, और सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट। कोई भी बोल दो, दो दो नाम है इसके, आइसो प्रॉफिट मेथड और दूसरा आइसो कॉस्ट मेथड। समझ गए? ये 2 मेथड आज हम कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसके ऊपर डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 1 वो क्या है? मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल्स 3x प्लस 4y। ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बताया था, z जो भी होता है वो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है, जिस भी फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसको क्या बोलेंगे? z को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो हेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x+4y। उसके बाद मैंने बताया था कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हो। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अब इसे कंप्लीट करने के लिए उसे कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे। अब कंस्ट्रेंट्स कैसे देगा वो? तो वो कुछ इस टाइप से देगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है? अब आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि ऊपर है, और नीचे कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। अब मैं आपको स्टेप्स लिखवाता हूँ, उसके थ्रू ही आपको प्रोसीड करना है। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पहले से पता है आपको क्या करना है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, हर स्टेप कुछ और हो सकता है। इसमें हर क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, और वो 3 या 4 स्टेप क्या है वो हमें पहले से पता होने चाहिए। इसके सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं, जिसमें बस 3 या 4 स्टेप लगने हैं, और 3-4 स्टेप आपको याद रखने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर फॉलो करना है। बेसिकली ये कि प्रोसीजनल क्वेश्चंस होते हैं इसके, एक प्रोसीजर ऑलरेडी है आपके पास, उससे आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी पूछा है वो फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 लिख लो अपनी कॉपी में। स्टेप 1। स्टेप 1 यही होता है, ये जो इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं इनका ग्राफ प्लॉट करो सेम ग्राफ पेपर पे। अभी मैंने आपको बेसिक में क्या बताया था कि आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ क्या है, आपके इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज दी गई हैं, इन सबका सेम ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले किसका प्लॉट करते हैं हम? सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसके आपको पता है, तीनों स्टेप्स याद है कैसे करते थे? पहला स्टेप क्या था? इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है, एक्सक्यूज मी, हाँ, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हटा दो और इक्वालिटी लगा दो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स 4। अगला स्टेप क्या था? इसके कोई भी पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लो। तो इसके अंदर 2 पॉइंट ले लेते हैं, x और y। इसे 0 लोगे ये 4 आएगा, इसको 0 लोगे ये 4 आएगा। उससे अगला स्टेप क्या था?
उससे अगला स्टेप था ग्राफ बनाओ और उसमें प्लॉट करो। वेट, मैं ग्राफ बना ही देता हूँ। हम्म। ठीक है। ओके, तो आपका ग्राफ पेपर रेडी है। एक्स वाई, ये 1 2 3 4, और ये है 1 2 3 4। यहाँ आपके 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट क्या है? 0 4, जो कि यहाँ कहीं लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? 4 0, जो कि यहाँ कहीं लाई करेगा। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है। तो जो रेड कलर की लाइन है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लाइन को, x+y=4 को। अभी ये पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी x+y<4 का ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है। अभी तो बस ये x+y=4 का ग्राफ है। जो लाइन बनी है ये उसे x+y=4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, ऑरिजिन टेस्ट। ऑरिजिन टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑरिजिन टेस्ट के लिए आपको इसके अंदर 0 0 पुट करके देखना होता है। किसमें? इनइक्वालिटी में। तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 पुट करके देखो। इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 पुट करके देखो, क्या आ रहा है? 0+0 < 4। तो क्या आ गया? 0< 4। ये ट्रू है, फॉल्स है? ऑब्वियसली ये ट्रू है। तो ग्राफ का होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन? टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक छोटा सा एरो बना दो। इसमें आपको क्या करना है? एक छोटा सा एरो बनाना है। एक छोटा सा एरो ये है। ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हो आप, इसे शेड भी कर सकते हो। इसे शेड ही कर लेते हैं। हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं रेड वाले रीजन से। जो इसका सोल्यूशन रीजन है उसे शेड कर देता हूँ। ये सोल्यूशन रीजन आ रहा है भाई इसका। ठीक है। एक चीज और मैंने बताई थी उसके अंदर। मैंने बताया था अगर लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो सॉलिड लाइन बनती है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो सॉलिड लाइन बनेगी। और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन आ रहा है तो एक डॉटेड लाइन बनेगी। तो इसमें इक्वल टू वाला मार्क आ रहा है, मतलब लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये सॉलिड लाइन ही रहेगी। इसे डॉटेड मत बनाना रेड वाली लाइन को। ओके। ठीक है। तो ये तो हमारा पहला ग्राफ बन गया। अब दूसरा ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बताइए बच्चों, क्या करेंगे दूसरा ग्राफ बनाने के लिए? सेम स्टेप्स करेंगे दूसरा ग्राफ बनाने के लिए। सब दूसरा ग्राफ क्या है आपका? दूसरा ग्राफ है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसे पहले रिप्लेस कर दो। इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर दो इक्वल टू के साइन से। ठीक है। x=0। अब जिनने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है उन्हें पता होगा x=0 कुछ नहीं होता, y एक्सिस को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, आप इसके अंदर कुछ भी पॉइंट प्लॉट करो, x और y। आप इसके अंदर y की वैल्यू कुछ भी रखो, x=0 ही आना है हर बार। चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, x की वैल्यू तो 0 ही रहनी है। क्योंकि इसके अंदर y दिख ही नहीं रहा हमें। y दिख ही नहीं रहा, वैल्यू कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, ये 0 ही रहेगी हमेशा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ y है। कई लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं x+0y=0। तो यहाँ पे भी अगेन सेम ही बात हो गई, x=0 ही हो गया है। बट इसमें क्या है? y की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपकी x की वैल्यू 0 आनी है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू 0 आनी है। इसका मतलब क्या है? ये y एक्सिस ही तो है। y एक्सिस ही तो होती है जिसमें x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है और y की वैल्यू चेंज होती रहती है। उसको x एक्सिस ही बोलते हैं, सॉरी y एक्सिस ही बोलते हैं। तो ये क्या होती है? y एक्सिस ही होती है। तो y एक्सिस होती है x=0। उसके बाद आपको रीजन देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें रीजन देखने के लिए, रीजन देखने के लिए आप क्या करोगे? ये आपकी लाइन आ गई, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ अगेन दूसरे कलर से, ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं आपकी लाइन को। ये आपकी लाइन हो गई ब्लू से ड्रॉ। अब क्या करना है? ये वाली लाइन हो गई। अब ये तो हमारा x=0 का ग्राफ आया। अब इसके अंदर आपको बताना होगा कौन सा रीजन है, राइट वाला या लेफ्ट वाला।
मेरे साइड से राइट वाला या लेफ्ट वाला, आपकी साइड से देख लेना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट नहीं कर सकते। ओरिजिन टेस्ट क्यों करेंगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है। इसमें आप 0 0 पुट करोगे ना, तो उससे आप चेक नहीं कर पाओगे, आप प्रॉपरली चेक नहीं कर पाओगे कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है। मान लो ट्रू भी आ गया इसके अंदर डाल के 0 0, तो हम कैसे बता सकते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, उस केस के अंदर हम एक काम करेंगे, उस केस के अंदर हम कोई और पॉइंट रख के देख लेंगे। से राइट साइड से कोई एक पॉइंट उठा के रख के देख लेंगे। कौन सा पॉइंट उठाए बताओ, ये वाला उठा लूं, ये वाला पॉइंट उठा लूं? पक्का? हाँ ये वाला उठा लो। अगर इस ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब ग्राफ क्या, इसका जो रीजन होगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगा। ठीक है, और ये फॉल्स आ गया तो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा। समझ गए मेरी बात? तो हम देखते हैं जल्दी से, टुवर्ड्स दिस पॉइंट आ रहा है या अवे फ्रॉम दिस पॉइंट आ रहा है। अरे भाई हम्म, वेट वेट वेट। ओके, तो अब हम जल्दी से देखते हैं पॉइंट पुट करके। कौन सा? 1 0। तो हमारी इनइक्वालिटी क्या है, ये हमारी इनइक्वालिटी है। इसके अंदर पुट करके देखो, 1 0, 1 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू से फर्क भी नहीं पड़ता, तो 1 > 0। ट्रू है फॉल्स है? 1 ग्रेटर ही होता है 0 से। समझ गए? तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो आएगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने का मतलब क्या है, ये वाला रीजन शेड कर दो। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन। समझ गए? तो हमारे दो ग्राफ ड्रॉ हो गए। अब कई बच्चों को इसमें क्या डाउट होता है, देखो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बताया था आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू बताया था मैंने, इसका मतलब होता है ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल टू हो सकता है। अब इसमें आप ओरिजिन टेस्ट करके देखते हैं तो वो ट्रू आता है फॉल्स आता है। वैसे करना तो नहीं है इसमें ओरिजिन टेस्ट, क्योंकि उससे हमारा दोनों साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अवे कहाँ होता है टूवर्ड्स कहाँ होता है। बट फिर भी एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब इसमें ओरिजिन टेस्ट करोगे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें अगर आप ओरिजिन टेस्ट करोगे, मतलब 0 0 पुट करके देखोगे, तो क्या आएगा, 0 > 0। तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना दोनों आपस में। और जिसमें और वाली कंडीशन होती है तो कोई एक भी ट्रू आए तो ट्रू रहती है, तो ट्रू है, इसका मतलब ये होना चाहिए टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसमें हम बता नहीं सकते टुवर्ड्स द ओरिजिन क्या है, क्योंकि दोनों साइड ही अवे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसलिए हम दूसरा पॉइंट लेके देखते हैं। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इन सिंबल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी, ये हमारा डन, इसका ग्राफ डन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। सो फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या करें बताओ, करना क्या है, सेम स्टेप, पहले y इक्वल 0। ठीक है, फिर इसमें पॉइंट्स पुट कर लो। अब ये y इक्वल 0, x इक्वल 0 किस रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल 0 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। तो ये बताओ y इक्वल 0 किस रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली y, ऑब्वियसली x एक्सिस को। y ग्रेटर देन इक्वल टू किसे रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। तो ये सीधा हो जाएगा x एक्सिस। और आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, जानना क्यों क्यों क्यों, तो इसके अंदर आप पॉइंट्स पुट करके देख सकते हो। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 कुछ भी, वाई की हमेशा जीरो ही आनी है, वाई की हमेशा जीरो ही आनी है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू जब जीरो रहे तो वो क्या होता है, कुछ नहीं, वाई एक्सिस ही होता है। अब वाई एक्सिस पे स्केल से मैं बना देता हूँ, ग्रीन कलर से इसे रिप्रेजेंट कर देता है। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब क्या करते हैं, अब इसे शेड भी कर देते हैं। अब कौन सा रीजन शेड करें बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला? इसमें भी अगेन आप ओरिजिन टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसमें ओरिजिन टेस्ट, बताओ क्यों नहीं कर सकते? इसमें देखो ओरिजिन टेस्ट हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ आया है, ये जो भी हमारा ग्राफ आया है, ये खुद ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसमें आप ट्रू भी आ जाए फॉल्स भी आ जाए, दोनों केस में अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही बताएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर या नीचे में से किसी भी जगह से, ऊपर वाले रीजन में से या नीचे वाले रीजन में से कहीं से भी एक पॉइंट उठा के डाल दो इनइक्वालिटी के अंदर। अगर ट्रू करेगा तो टुवर्ड्स दैट ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स दैट रीजन होगा, और अगर फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम दैट रीजन होगा। तो करके देख लेते हैं।
का है हमारा इनइक्वालिटी क्या थी हमारी इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें कौन सा पॉइंट पुट करते हैं, इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर लेते हैं, दैट इज 0 1। तो 0 1 इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही नहीं होता, ऑब्वियसली होता है, होता है। तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगा, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। अब इसका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब आप ये वाला रीजन शेड कर दो, ऊपर वाला रीजन शेड कर दो, तो ये ऊपर वाला रीजन शेड हो गया। ठीक है, अब आपको इसका जो सोल्यूशन रीजन है, ठीक है, मतलब ऐसा रीजन जो तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा रीजन जो तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी। वो कौन सा रीजन होता है, वो ऐसा रीजन होता है जो तीनों रीजन्स में कॉमन आ रहा है। अब इन तीनों रीजन्स में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन, है ना, यही तीनों में कॉमन आ रहा है ना, बताओ। देखो दो में तो, ब्लू और ग्रीन में तो ये वाला कॉमन आ रहा है, रेड और ग्रीन में ये वाला कॉमन आ रहा है, रेड और ब्लू में ये वाला कॉमन आ रहा है, बट तीनों किस में कॉमन आ रहा है, तीनों सिर्फ इसमें ही कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है सोल्यूशन रीजन, इसको कहते हैं सोल्यूशन रीजन या सोल्यूशन स्पेस, या सोल्यूशन स्पेस, इसको कहते हैं सोल्यूशन रीजन या सोल्यूशन स्पेस। समझ गए, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बस, यही हमारा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। अभी बेटा आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, तो मैं एक बार स्टेप वाइज लिखवा देता हूँ जो भी अभी तक मैंने कराया है। तो सबसे पहला क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स मिल गए, ये आपका स्टेप 1 होता है। अभी तो आपको ऑलरेडी बना के दे दिए इसमें, बट आगे क्या है, एक दूसरा टाइप होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम बना के दे देगा। अब वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दी तो उसमें आपको खुद कंस्ट्रेंट और खुद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो वो उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दे दिया उसने, और सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स भी आपको बना के दे दिए, तो ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये स्टेप 1 लिख लो। ये स्टेप उसमें भी काम आ जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, तो मैं एक साथ ही लिखवा देता हूँ। स्टेप 1 क्या आ गया, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही होगा। स्टेप 2, ड्रॉ ग्राफ ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड फाइंड कॉमन रीजन। जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं उनका ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया, हमने कंस्ट्रेंट है वो आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर दिया, और उनके जो भी ग्राफ बना दिए, ग्राफ बनाने के बाद कॉमन रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ये तो हमारे 3 काम हो गए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3x + 4y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, स्टेप 3 में लिखो, स्टेप 3, आइडेंटिफाई कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ कॉमन रीजन, आइडेंटिफाई कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ कॉमन रीजन एंड पुट देम इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है, देखो स्टेप 3 में क्या कर दिया आपने, कॉमन रीजन तो सब में निकाल लिया, कॉमन रीजन सब में आ गया। अब स्टेप 3 क्या है, जो कॉमन रीजन आ रहा है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं हम,
ये हम पढ़ रहे हैं ना कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो इससे याद रखना कि इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, इस कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 3। पहला कॉर्नर पॉइंट ये है जो इसे बाउंड कर रहे हैं, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट है, तो क्या क्या है, पहला तो ओरिजिन ही है तो 0 0, दूसरा 4 0, और तीसरा 0 4। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये तीनों आपको क्या करने हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखने हैं। इन तीनों में से ही कोई होगा जो आपके इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है। कहने को तो सोल्यूशन रीजन क्या है, ये पूरा है, जितना भी स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस। पर इसमें से आप सारे पॉइंट तो डाल के देख नहीं सकते, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे स्पेस के अंदर, पढ़ा है ना आपने, एक स्पेस के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, 2D स्पेस के अंदर या 3D स्पेस के अंदर। तो आप सारे तो डाल के नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट डाल के देख लेते हो, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही आपका क्या है, सोल्यूशन पॉइंट है। और वही एक्स और वाई की वैल्यू के लिए आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, इसी से मिनिमम भी निकाल सकते हो, इसमें से ही कोई मैक्सिमम भी दे देगा और मिनिमम भी दे देगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखा होता तो सेम रहता आपका, यहाँ तक आप सेम ही करते। बस यहाँ क्या हो जाता, आप कॉर्नर पॉइंट डाल के मैक्सिमम वैल्यू देखते, मिनिमम वैल्यू देखते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें क्या है, इसमें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डाल के देखो। ये तीनों पॉइंट 0 0, 4 0 और 0 4, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसके बाद आगे लिख देते हैं, फाइंड द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। या ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए एक जनरल वर्ड होता है, तो इसलिए मैं ऑप्टिमाइज लिख देता हूँ, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। बस, हो गए स्टेप 4 आपका, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर। जेड क्या था, 3x + 4y। हम्म। तो जेड था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 4y। अब आप सबसे पहले इसमें क्या पुट करो, जेड के अंदर ओरिजिन पुट करके देखते हैं, 0 0, तो 3 × 0 + 4 × 0, ये क्या आ जाएगा, 0। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, 4 0, 4 0 पुट करके देखो, 3 × 4 + 4 × 0, तो ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट इसके अंदर पुट करके देखो 0 4, तो 3 × 0 + 4 × क्या आएगा, 4, ये आ गया 16। तो ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। समझ गए। नीचे मैक्सिमम वैल्यू आ गई और मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप आंसर में 16 लिखोगे, और एक्स की वैल्यू लिखोगे 0, वाई की वैल्यू लिखोगे 4। और अगर मिनिमम बोल रहा है क्वेश्चन में, मिनिमम पूछता, तो आप उस केस में एक्स की वैल्यू 0 लिखते हैं और वाई की वैल्यू 0 लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से कर लिया होगा, आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड यहीं पे खत्म होता है। अब इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, आपके लिए मैं एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ इस पे। वेट, मैं ढूंढ लेता हूँ एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, तो देखो बेटा, एक वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। अभी हम कॉर्नर पॉइंट मेथड पढ़ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप का क्या है, कि आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दे और कंस्ट्रेंट्स भी डायरेक्टली दे दे, आपको सॉल्व करने के लिए दे उसके बाद। दूसरा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दे दे, वहां से आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस खुद ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन और खुद ही कंस्ट्रेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो अब टाइप 1 तो हमने कवर कर लिया, अब टाइप 2 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो सब। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, P and Q, in such a way that the vitamin
contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg and food Q costs rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B. While इसमें आपको इतने लंबे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है इसमें इतने लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर जितने लंबे क्वेश्चन है उतने आसान है, कोई इतना डरना नहीं है इससे। वाइल जितना लंबा क्वेश्चन है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको। फूड क्यू कंटेन्स 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. ओके। हाँ लंबा हो गया थोड़ा, हर्षित लिख रहा है लंबा हो गया। हाँ भाई कोई बात नहीं। डिटरमाइन द मिनिमम। एक्चुअली मैं क्या ये इसकी शीट ही लाने वाला था बट इसमें इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी। ऑफ द मिक्सचर हो गया। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आप चाहे लिख ही लिया होगा बच्चों ने वैसे। नहीं लिखा एसएस लेना है तो एसएस लो और एक बार ध्यान से पढ़ो। ये एसएस ले लो। ले लिया। अब एक इसका एसएस ले लो। ठीक है। और एक बार क्वेश्चन को खुद ध्यान से पढ़ो। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से पढ़ो। मैं इतने तुम्हारे चैट्स पढ़ लेता हूँ। हाँ जहाँ भी डाउट है बता दो मुझे चैट में। पढ़ लिया। पढ़ो पढ़ो आराम से पढ़ो। 1 मिनट और है, जल्दी पढ़ो। ठीक है। अब मैं जल्दी से इंफॉर्मेशन निकाल देता हूँ। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है देखो। इसमें 2 टाइप के फूड है आपके, फूड पी एंड फूड क्यू। दोनों का रेट क्या दिया गया है। जो फूड पी है उसका कॉस्ट है आपका ₹60 पर केजी। और फूड क्यू का क्या कॉस्ट है, ₹80 पर केजी। ये दोनों के कॉस्ट है। अब फूड पी के अंदर कितना वाइटामिन है, 1 kg के अंदर कितना वाइटामिन है, तो हम पर केजी की बात कर रहे हैं। पर केजी की बात कर रहे हैं अभी। पर केजी की क्या के अंदर कितना वाइटामिन है, इसके अंदर वाइटामिन ए
विटामिन ए। तो इसके पर केजी के अंदर विटामिन ए है आपका 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स। और विटामिन बी क्या है पर केजी के अंदर? ऑब्वियसली विटामिन बी है इसके अंदर 5 यूनिट्स। ओके, अब फूड एंड 5 वाइल। ओके 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 ओके। एक सेकेंड एक सेकेंड, फूड भी कंटेन सी एंड विटामिन। ठीक है। फूड क्यू कितना कंटेन करता है? फूड क्यू कंटेन करता है, विटामिन ए कितना कंटेन कर रहा है पर केजी? वो 4 यूनिट्स। एंड विटामिन बी कितना कंटेन कर रहा है पर केजी? 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें आपको क्या करना है? देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको दोनों को मिलाना है। ठीक है, दोनों को मिलाना है। 1 केजी, मान लो आपने दोनों का 1 केजी ले लिया, तो ये आपको आपने दोनों का 1 केजी ले लिया, तो फूड पी आपको कितने का पड़ा? 60 रुपीज़ का। और फूड क्यू कितने का पड़ेगा आपको? 80 रुपये का। ठीक है, एक 60 रुपये का पड़ा, एक 80 रुपये का पड़ा। आपने अब कितना लिया? मान लो आपने फूड पी लिया x यूनिट, x यूनिट उठाया आपने फूड पी का, उसे मिक्स कर दिया y यूनिट ऑफ फूड क्यू के साथ। समझ रहे हो? मान लो आपने 1 केजी का मतलब है 1 प्लेट, 1 प्लेट ऑफ फूड पी लिया, 1 प्लेट ऑफ फूड क्यू लिया। ठीक है, अब 1 प्लेट में से एक्स ग्राम्स, एक्स ग्राम उठा के फूड पी का एक खाली प्लेट में डाल दिया, और वाई ग्राम उठा के आपने उसी प्लेट में डाल दिया। ठीक है, सच दैट एक नई प्लेट तैयार हो गई। एक नई प्लेट तैयार हो गई ना? एक नई प्लेट तैयार हो गई। तो जो नई प्लेट होगी उसके अंदर विटामिन ए कितना होगा बताओ? टोटल विटामिन ए कितना होगा? देखो आपने एक्स ग्राम लिया है, एक्स यूनिट लिया है, किसका? फूड पी का। अब इसमें बोला है पर केजी इसके अंदर कितना है? 3 यूनिट है। पर केजी इसके अंदर 3 यूनिट है। तो मान लो आपने एक्स केजी या एक्स ग्राम निकाला होगा, एक्स केजी मान लो, तो एक्स केजी के अंदर कितना यूनिट होगा? 1 केजी फूड पी के अंदर विटामिन ए कितना है? 3 यूनिट है। तो एक्स केजी ऑफ फूड पी के अंदर विटामिन ए कितना होगा? 3 एक्स केजी, 3 एक्स यूनिट्स, 3 एक्स यूनिट्स होगा। ऐसे ही ये नई प्लेट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही विटामिन बी कितना आ जाएगा जो नई वाली प्लेट फॉर्म हुई है? अगेन एक्स केजी आप उठा रहे हो इसमें से, है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका 5 एक्स यूनिट। यहाँ तक समझ आया? अब सिर्फ आपने वाइटम फूड पी नहीं उठाया, आपने उठाया फूड क्यू भी। फूड क्यू कितना उठाया आपने? एक्स केजी उठाया है, एक्स केजी वाई केजी उठाया, सॉरी, आपने फूड क्यू उठाया है वाई केजी। अब आपने वाई केजी और फूड क्यू उठाया है। आपको पता है 1 केजी के अंदर 4 यूनिट वाइटामिन है, तो वाई केजी के अंदर कितना यूनिट वाइटामिन ए होगा? 4 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा? 4 वाई। और एक किस में ऐड हो जाएगा? जो प्रीवियसली आपने पी से निकाला था, क्योंकि नई जो प्लेट बन रही है उसके अंदर ए फूड पी तो है ही, उसके साथ फूड क्यू भी तो है। फूड पी फूड क्यू दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, तो विटामिन ए भी आ जाएगा। ऐसे ही विटामिन बी का कितना आ जाएगा? 2 वाई। यहां तक समझ आया? मैं दोबारा बताता हूँ। हमारे पास क्या था? देखो हमें बताया गया है फूड पी है और फूड क्यू है। ठीक है, दो टाइप के फूड है हमारे पास, जिनका पर केजी कॉस्ट, अभी कॉस्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। पर केजी कॉस्ट हमारा 60 रुपये पर केजी आ रहा है और 80 रुपये पर केजी आ रहा है। फूड क्यों महंगा है फूड पी से, इतना समझ लो, है ना? अब हमने क्या किया, जो फूड पी है उसके 1 केजी की अगर हम बात करें, 1 केजी फूड क्यू फूड पी जो है उसका 1 केजी लिया, उसके अंदर कितना वाइटामिन है? 3 यूनिट्स वाइटामिन है। और विटामिन ए 3 यूनिट्स है, और विटामिन बी कितना है? 5 यूनिट्स है। ठीक है, और ऐसे ही फूड क्यू के अंदर कितना है? 1 केजी के अंदर विटामिन ए है 4 यूनिट्स, विटामिन बी है 2 यूनिट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमने मान लिया हमने फूड पी लिया x केजी और फूड क्यू लिया y केजी। तो जब हमने फूड पी लिया x केजी, ठीक है, तो 1 केजी ऑफ फूड पी के अंदर 3 यूनिट वाइटामिन है, तो x केजी ऑफ फूड के अंदर कितना यूनिट वाइटामिन ए होगा? 3x।
ठीक है, तो नई प्लेट फॉर्म हुई है, उससे फूड ए पी से कितना विटामिन ए आया 3x। अब उसके अंदर फूड क्यू से भी आया होगा, हमने फूड क्यू कितना लिया वाई के जी, तो वो आ गया 4y। 1 kg ऑफ फूड क्यू के अंदर 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, तो वाई के जी के अंदर कितना होगा, वाई के जी के अंदर होगा 4y विटामिन ए। ऐसे बी, बी में भी सेम हो गया 5x प्लस 2x। ठीक है, तो अभी हमने बातों ही बातों में क्या कर दिया, हमने बातों ही बातों में कंस्ट्रेंट्स भी बना लिए, प्लस एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखो, आपको एक और स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, अभी मैं स्टेप वाइज लिखवाऊंगा आपको, पहले थोड़ा ये बता देता हूँ। ऊपर क्या लिखा है, रेशमा विशेस टू मिनिमाइज टू क्वांटिटीज ऑफ फूड, अच्छा मिक्स लिखा है, सॉरी। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट, अच्छा जो नया फूड बन रहा है, नई प्लेट बन रही है उसकी फूड की, उसमें क्या है, एटलीस्ट 8 यूनिट आना चाहिए विटामिन ए। अब एटलीस्ट बोला है, अगर वो बोलती, अभी उसने एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम 8 यूनिट आना चाहिए। कम से कम 8 यूनिट का मतलब पता है क्या होता है, बच्चे सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन 8, ये गलत है। क्यों, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट तो लेस देन तो आ ही नहीं सकता, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 8 आना चाहिए, मतलब इक्वल टू 8 भी हो सकता है, इक्वल टू 8 भी चलेगा, और उससे ज्यादा ही होना चाहिए फिर। तो इसका मतलब हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू। समझ रहे हो, ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या है, कि इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो मतलब कम से कम 8 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर वो बोलती सीधा ग्रेटर देन 8, तो उसमें आप सीधा ग्रेटर का साइन लगाते हैं। इसमें क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो ग्रेटर और इक्वल टू दोनों का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो 8 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए विटामिन ए नई प्लेट के अंदर। और 11, एटलीस्ट होना चाहिए 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो एटलीस्ट 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, इसके लिए क्या होगा, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ठीक है, ये दो आपके बन गए कंस्ट्रेंट्स, ये दो आपके कंस्ट्रेंट्स रेडी हो गए। तो यहाँ से जितना भी इंफॉर्मेशन निकालनी थी हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या बताना है हमें, पूछा क्या क्वेश्चन में एक्चुअली, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक्स के जी ऑफ फूड पी ले रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं। कॉस्ट को मान लेते हैं जेड, जेड से डिनोट कर देते हैं कॉस्ट को। तो ये क्या आएगी हमारी, ये आएगी हमारी, हमने, हमें पता है 1 kg फूड भी कितने का आता है, 60 का, तो एक्स के जी फूड भी कितने का आएगा, 60x का। तो ये आ जाएगा 60x प्लस, हमें पता है 1 kg ऑफ फूड क्यू कितने का आता है, 80 का, तो वाई के जी ऑफ फूड क्यू कितने का आएगा, 80y। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए इसकी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस मिक्सचर। तो हमें इसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। समझ गए। अब ये देखो ध्यान से, कुछ ऐसा लग रहा है पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है, ये जो हमने, ये हमें दिया गया था, ये मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स दिए थे, तो इसमें हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, इसमें हमने बनाए हैं खुद, खुद से वेरिएबल एक्स वाई मान के ये बना दिए। जो ऊपर वाले दो हैं, इनमें अभी दो और होंगे, ऐड होंगे, वो होंगे कंस्ट्रेंट्स। और नीचे जो दिया है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में दिया है वो कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम के कितने भी क्वेश्चन आपको दे दे, उसमें दो कंस्ट्रेंट्स आपको खुद से ऐड करने ही करने हैं। और वो कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये ऐड करने का लॉजिक क्या होता है, देखो लॉजिक कुछ नहीं है, जो आपने एक्स के जी लिया है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है जो एक्स के जी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा या कम से कम जीरो होगा, उससे कम तो नहीं हो सकता ना। ऐसी वाई के जी जो आपने लिया है ये पॉजिटिव होगा या कम से कम जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वही बताने के लिए, अब इन इक्वेशंस को क्या पता, इन इक्वालिटीज को क्या पता कि एक्स जीरो है क्या है, तो वो बताने के लिए एक्स्ट्रा हम ये ऐड करते हैं। अगर आप ये दोनों और ऐड नहीं करोगे कंस्ट्रेंट्स, तो आपका आंसर गलत आएगा, या कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज दे देगा वो, जो कि आपका आंसर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स ऐड करने जरूरी है। तो जो ऊपर हमने ऐड ये तीन चारों बनाई है इनइक्वालिटीज, इनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। और ये जो नीचे हमने लिखा है
इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, z इक्वल्स 60x प्लस 80y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल 60x प्लस 80y। और उसके बाद नेक्स्ट आपके कंस्ट्रेंट्स क्या बन गए, आपके कंस्ट्रेंट्स बन गए इसके अंदर 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप जल्दी से नोट करो। एक्चुअली मेरे आईपैड की बैटरी थोड़ी लो हो रही है, तो अभी इसके आगे का मैं अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर इसके नीचे ही होगा, उसमें आप करो। उसके बाद उसमें ही इसके आगे से कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर देख लेना बस।